हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज से डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल के कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन का। ठीक है, ये चैप्टर वाइज होगा जिसमें हम कंप्यूटर के पोर्शन का आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो चाहे जो यूपी ट्रिपल एससी में जितना भी मेंस एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है, सभी में कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, सभी में ये जो है अनिवार्य है, 15 क्वेश्चन ये और 20 क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश के पूछा जाना है। तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा जो भी मेंस एग्जाम, चाहे एजीटीए का हो, चाहे एएसओ का हो, या फिर फार्मेसी का है, या फिर यूपी लेखपाल का है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको इससे समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं, कंप्यूटर का और उत्तर प्रदेश, दोनों के अध्यायवार सॉल्व पेपर हैं, तो दोनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, पहला चैप्टर देखेंगे, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग से कितने क्वेश्चन अभी तक बने हैं, और उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और उसके जो है क्या जो है व्याख्या सहित चीजें होती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में अंकगणित तर्क इकाई यानी कि जिसको इंग्लिश में एएलयू कहते हैं, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म है, क्या करती है? ये कंप्यूटर सिस्टम में जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या है, ठीक है, क्या करती है, ये बताना है। यहाँ आपके सामने 5 ऑप्शन दिए गए हैं और ये 2025 का पेपर जो 19 जनवरी को हुआ था आई टेस्टिंग ऑफिसर, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया था। पहला ऑप्शन था परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड बुलियन लॉजिकल कैलकुलेशन, मतलब कि अंकगणित और बुलियन लॉजिकल जो होती है उसकी गणना करती है। दूसरा कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा, या फिर मैनेज मेमोरी एलोकेशन, या फिर कनेक्ट्स इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, या फिर नन ऑफ द एबव। इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ए पार्ट इसका बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो एलयू है इसका काम है अंकगणितीय कार्य करना और बुलियन लॉजिक की गणना करना। ठीक है, तो ये चीजें करती हैं, तो ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट बिल्कुल राइट। अब यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में एक्सप्लेन थोड़ा सा देख लेते हैं। एएलयू, सबसे पहले एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ पे कभी कभी आपको भ्रमित करने के लिए लॉजिकल दे दिया जाता है। ठीक है, तो वो नहीं होता, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ठीक है, यह यूनिट जो है अंकगणितीय गणनाएं जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग और बुलियन लॉजिकल गणना जैसे कि एंड और नॉट करती हैं। एएलयू प्रोसेसर का वो घटक होता है जो डेटा प्रोसेसिंग के केंद्र में होता है और यह जो है सीपीयू के निर्देशों को निष्पादित करने में सहायता करता है। तो ये हो गया एएलयू के बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कुछ इस तरीके से दिया गया, यहाँ पे आपके सामने 5 ऑप्शन वाले पूछे जाते हैं, जो कि ये भी 2025 के पेपर 11वें महीने 2025 में जो ड्राफ्ट्समैन का पेपर हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासकर्ता प्रौद्योगिकी विकास के साथ सुमेलित नहीं है, मतलब कि which of the following developers is not correctly matched with the technology developed। ठीक है, पहला दिया गया था जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने क्या कंप्यूटर आर्किटेक्चर की खोज किया या डेवलप किया। ठीक है, दूसरा था एलन ट्यूरिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट का इन्होंने जो है क्या किया, खोज किया या फिर डेवलपर्स से डेवलप किया। जैक किल्बी के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का डेवलप किया गया, या फिर टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब टेक्नोलॉजी को जो है विकसित किया, या नन ऑफ द एबव। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया था। मतलब इसमें आपको 3 ऑप्शन सही मिलेंगे, चौथा ऑप्शन गलत होगा। अगर चारों ऑप्शन गलत है फिर पांचवा ऑप्शन आप लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो गलत वाला कौन सा था, तो वो था बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में जो दिया गया है एलन ट्यूरिंग डेटाबेस मैनेजमेंट, तो ये जो है एलन ट्यूरिंग के द्वारा नहीं किया गया था। एलन ट्यूरिंग में अग्रणी कंप्यूटर वैज्ञानिक और गणितज्ञ हैं, ठीक है, एलन ट्यूरिंग, तो इनके द्वारा यह खोज नहीं किया गया था, तो यही वाला गलत था। बाकी इसमें जॉन वॉन न्यूमैन जिन्होंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर को डेवलप किया, जैक किल्बी के द्वारा इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया, और टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का जो टेक्नोलॉजी जो आई वो इन्हीं की देन है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी पार्ट गलत था, बाकी सारे सही थे, तो आंसर यहाँ पे बी सही था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में आईबीएम, इसमें जॉन बैकस और उनकी टीम ने कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित किया था? तो 1954 में जो आईबीएम बनी
उसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाली गई वो कौन सी विकसित की गई, तो ये बताना था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन ये बना था आपके 2025 के पेपर फॉरेस्ट गार्ड में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज है ये विकसित किया गया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट था। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेन दिया गया है कि वर्ष 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी आईबीएम के जॉन बेकस और उनकी टीम ने फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित किया, और यह मुख्य रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग गणनाओं के लिए बनाया गया जो पहला उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म बनता है। तो ये चीजें थी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से आया था। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या होता है। मतलब यह क्वेश्चन आया था कि जो हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली है, ठीक है, यानी कि व्हाट इज द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका जो आधार है, बेस क्या होता है, यह पूछा गया था। तो हेक्साडेसिमल जो नंबर होता है, नंबर सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल, इसका जो बेस होता है वो होता है 16। कितना होता है, 16 होता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, यह भी 11वां महीने 2025 के फॉरेस्ट गार्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें संख्याओं को दर्शाने के लिए 16 प्रतीकों का उपयोग करती है। हेक्साडेसिमल में मानों को दर्शाने के लिए 0 से 9 तक के अंक लिए जाते हैं, और साथ ही साथ अक्षर ए से लेकर एफ तक के अक्षर लिए जाते हैं, जहां ए बराबर 10, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14 और एफ 15 तक होता है। इस प्रकार इसको जो है दर्शाया जाता है। तो इसमें आपका इसका बेस याद रखना है, 16 होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। अगला प्रश्न 2016 के पेपर में पूछा गया था पहला दूरसंचार उपकरण कौन सा था। इसमें से पहला दूरसंचार उपकरण, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहला जो शुरुआत किया गया था वो टेलीग्राफ से शुरुआत हुआ था। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, भारत में डाक एवं दूरसंचार क्षेत्र में एक धीमी और असहज शुरुआत हुई। 1850 में पहली बार तार लाइन टेलीग्राफ डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच शुरुआत किया गया। 1851 में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खोला गया था। डाक और टेलीग्राफ विभाग उस समय लोक निर्माण विभाग का एक हिस्सा था। 1881 में देश में पहली औपचारिक टेलीफोन सेवा की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है एक्सरे टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में पोस्ट का क्या अर्थ होता है। ठीक है, पोस्ट, अब देखिए पोस्ट का यहाँ पे बेसिकली आपका फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है जितने भी कंप्यूटर टर्म में आते हैं। तो पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ए पार्ट बिल्कुल राइट है। कंप्यूटर में पोस्ट का अर्थ है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यह एक प्रकार का शुरुआती प्रक्रिया होती है जो कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस के चालू होने पर जो है होता है। पोस्ट का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड और अन्य कंपोनेंट सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। यदि पोस्ट के दौरान कोई समस्या पाई जाती है तो कंप्यूटर एक त्रुटि संदेश या बीप साउंड प्रदर्शित कर सकता है। तो इस प्रकार ये पोस्ट का काम होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल किया गया था। यह क्वेश्चन 2016 के गणना पर्यवेक्षक में पूछा गया क्वेश्चन था। तो भारत में प्रथम कंप्यूटर जो है प्रतिस्थापित यानी कि इंस्टॉल किया गया था वो था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कि ये कोलकाता में स्थित है। तो यहाँ पे इसको जो है भारतीय जो सांख्यिकी संस्थान है वहाँ पे इंस्टॉल किया गया था। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। अब 1952 में भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत भारतीय सांख्यिकी संस्थान के कोलकाता से हुआ। इसे ISI में स्थापित होने वाला ये पहला एनालॉग कंप्यूटर भारत का प्रथम कंप्यूटर था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है डेटा का बैकअप ना होने का संभावित परिणाम क्या है। व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस इफ ऑफ नॉट बैकिंग अप डेटा। ठीक है, इनहेंस्ड ग्राफिक्स या इंक्रीज कंप्यूटर स्पीड या इम्प्रूव्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी या डेटा लॉस या फिर नन ऑफ द। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए डेटा का बैकअप ना होने का संभावित जो परिणाम होगा वो क्या हो सकता है। तो इसमें जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डेटा लॉस हो जाएगा। तो डेटा की हानि या डेटा लॉस हो सकता है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब देखिए डेटा बैकअप का लेने का मतलब क्या है, अपने जरूरी डेटा की एक कॉपी किसी अन्य स्थान जैसे हार्ड ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज आदि पर सुरक्षित रखना, ताकि अगर मूल डेटा नष्ट हो जाए तो उसे पुनः प्राप्त किया जा सके। यही इसका मूल मतलब होता है डेटा का बैकअप लेना। ठीक है, यदि बैकअप नहीं लिया गया
और कंप्यूटर क्रैश हो जाए, हार्ड डिस्क खराब हो जाए, वायरस अटैक हो जाए, गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाए, तो उस स्थिति में सारा डेटा हमेशा के लिए जो है लॉस हो सकता है, खो सकती है। इसलिए बैकअप न लेने का सबसे बड़ा और संभावित परिणाम है डेटा का लॉस होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है, अगला प्रश्न है, जो कि 2015 में पूछा गया था। तो कैलकुलेटर जो होता है, अभी देखें तो ये डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर कार्य करता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर एक डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पर कार्य करता है। कंप्यूटर एक प्रकार की गणितीय गणना करता है। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? भारत में जो निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम। ठीक है, परम नाम था, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। परम 8000 के नाम से भारत का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है और यह 1991 में सी डैक द्वारा बनाया गया है। ये आदित्य की बात करेंगे तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया जो है सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो आंसर यहाँ पे परम 8000 हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर्स की दूसरी पीढ़ी यानी कि कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन किस दौरान देखी गई? ठीक है, जनरेशन, कंप्यूटर के जनरेशन आपको जरूर आना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे जो सेकंड जनरेशन की बात कर रहा है तो 1956 से लेकर 1963 तक रही थी सेकंड जनरेशन। ठीक है, सेकंड जनरेशन जो थी वह 1956 तक रही थी। पहली जनरेशन जो थी 1940-42 से 1955 तक मानते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन की बात हो जाएगा। और जो थर्ड जनरेशन है 1964 से लेकर 1972-73 तक मानते हैं। ठीक है, ये थर्ड जनरेशन आ जाता है आपका। और फोर्थ जनरेशन जो है 1973 से 1980 तक मानते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है वो वर्तमान में फिफ्थ जनरेशन इस तरीके से चलती है। तो यहाँ पे जो सेकंड जनरेशन पूछा गया तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट है। ये व्यायाम प्रशिक्षक 2018 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1956-1963 सही था, जो कि सेकंड जनरेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, सेकंड जनरेशन की बात करेंगे तो कंप्यूटर्स की दूसरी जो पीढ़ी थी 1956 से 63 के दौरान देखी गई थी। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब के स्थान पर हल्के और कम विद्युत खपत करने वाली ट्रांजिस्टर डिवाइस का उपयोग किया गया। ठीक है, जिसका आविष्कार विलियम शॉकली, जॉन बर्डिन और वाल्टर ब्रेटर ने किया था। ठीक है, और निर्वात ट्यूब का उपयोग जो है ये फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर था उसमें इस्तेमाल किया गया था। चलिए, कौन से वर्ष से तृतीय पीढ़ी के यानी कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग शुरू हुआ? अब देखिए, ये भी 2018 के पेपर में पूछा गया था। तो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर जो शुरुआत हुआ ऑप्शन के अनुसार 1965-71। देखिए मतलब 64-65 मान सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि ऊपर अगर आप देखें तो दूसरी पीढ़ी जो थी 1956 से 63 यहाँ पे एग्जाम के अनुसार माना गया। अब अगला मानना चाहिए 1964 से लेकर, लेकिन यहाँ पे देखिए 1965 दिया गया। तो 64-65 या 63-64 इस तरीके से आप इसमें मान सकते हैं, क्योंकि एग्जाम इसमें कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो लेकिन इसी के आसपास रहेगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट। अब तीसरी कंप्यूटर्स मतलब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में एकीकृत परपथ या फिर आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। किसके स्थान पर? ट्रांजिस्टर के स्थान पर। ट्रांजिस्टर जो प्रयोग किया गया सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में निर्वात ट्यूब और तीसरे जनरेशन में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी का इस्तेमाल किया गया। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटिंग के जनक के रूप में माना जाता है? इनमें से 2019 और 2016 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। तो चार्ल्स बेबेज है इसके जनक। आंसर यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को उनके आविष्कार और 1837 में एनालिटिकल इंजन की अवधारणा के बाद कंप्यूटिंग का पिता माना जाता है। विश्लेषणात्मक इंजन में एक अंकगणितीय तर्क इकाई यानी कि एलयू, मूल प्रवाह नियंत्रण और एकीकृत विश्लेषणात्मक इंजन का विश्व के पहले सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर अवधारणा के रूप में जो है स्वागत किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबद्ध है? इसमें से कौन सा कंप्यूटर? ठीक है, एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में कौन सा कंप्यूटर जो है चेंज करता है या ट्रांसफॉर्म करता है? तो यहाँ पे वो हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर। आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है। इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। वो कौन सा कंप्यूटर है? तो उस कंप्यूटर का नाम क्या है? उस कंप्यूटर का नाम है डिजिटल कंप्यूटर। क्या नाम है? डिजिटल कंप्यूटर। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है और इसका प्रयोग व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा, मनोरंजन आदि में किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी यानी कि बाइनरी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जो है जानकारी को संसाधित करने के लिए करते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1943 में जे.डब्ल्यू. मोचली और जे. प्रेस्पर इकट के द्वारा बिना किसी भी आंतरिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया? तो जो पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम रखा गया था इनियक। 1943 में जो कंप्यूटर बना वो इनियक नाम था। यहाँ पे इनियक आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि ये मोचली और प्रेस्पर इकट के द्वारा बिना किसी भी आंतरिक हिस्सों के द्वारा बनाया गया और पहले कंप्यूटर इनियक को जो है, इसका पूरा नाम भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर कहा गया। 1943 में इस परियोजना की शुरुआत करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस प्रोजेक्ट पीएक्स के लिए जो है अमेरिकी सेना ने अनुदान प्रदान किया तथा 1946 में आविष्कार पूरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर की मूल भाषा द फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर क्या होती है? और इस तरीके से ऑप्शन करके पूछा गया था ऑडिटर असिस्टेंट एंड अकाउंटेंट में जनवरी 2025 के पेपर में। तो यूपी में इस तरीके से क्वेश्चन बना। तो ये जो होता है इसकी मूल भाषा मशीनी लेवल लैंग्वेज होता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर की मूल भाषा क्या है? मशीन स्तर की भाषा होती है। कंप्यूटर की मूल भाषा मशीनी लैंग्वेज है। इसे मशीनी कोड और कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग की सबसे निचली स्तर की भाषा के रूप में जाना जाता है और यह 0 और 1 केवल 2 अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला में लिखी जाता है। यही कंप्यूटर जो है समझता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है यहाँ पर कि स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत प्रभावित किया, सबसे पहले निम्नलिखित में से किस अग्रदूत द्वारा व्यक्त किया गया था? ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। तो ये स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर है जो कि ये जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा ये अवधारणा व्यक्त किया गया था। तो इनका नाम याद रखिएगा, जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर की अवधारणा सबसे पहले जॉन वॉन न्यूमैन ने प्रस्तावित किया। इसे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। इस आर्किटेक्चर में प्रोग्राम और डेटा दोनों को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है और यह जो है आधुनिक कंप्यूटर के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर को नींव है? ठीक है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की इसमें से कौन सी नींव है? मतलब कि फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है उसमें क्या चीजें इस्तेमाल किया गया? तो वो इस्तेमाल की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, पांचवी पीढ़ी में बने कंप्यूटर को लॉजिक प्रोग्रामिंग और मैसिवली पैरेलल कंप्यूटिंग की मदद से बनाया गया था। कंप्यूटर की यह पीढ़ी समानांतर प्रोसेसिंग हार्डवेयर और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा गया या क्या कहा जाता था? तो पहले जो पहला यांत्रिक कैलकुलेटर है उसको क्या कहा गया? तो उसको कहा गया पास्कलाइन। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, पास्कलाइन कहा गया जो 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल द्वारा आविष्कार किया गया और यह डिवाइस अंकगणितीय कार्यों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया? असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किया गया था। तो डी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जनरेशन की जो शुरुआत हुई 1955-56 से 1963-64 तक थी मानी जाती है और इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था जिसका विकास विलियम शॉकली ने 1947 में किया और इसमें असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का इस्तेमाल किया गया और वर्तमान में अगर देखें तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के भाषा का GUI इंटरफेस प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं इनमें से? तो देखिए डिजिटल प्रकार का कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड भी होता है, एनालॉग, यही तीन होता है। रिमोट प्रकार का कंप्यूटर नहीं होता। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार का ही कंप्यूटर होता है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर जो है ऐसे कंप्यूटर भौतिक परिणामों के निरंतर संसाधन के लिए बनाए गए हैं। इन कंप्यूटरों के प्रयोग का उदाहरण विद्युत गृहों में देखा जा सकता है जहां ये तापमान, वोल्टेज और करंट रीडिंग पर नियंत्रण करते हैं। और डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर 0 और 1 की डिजिटल तकनीक पर प्रयोग करते हैं। इन तकनीकों की तुलना में यह तकनीक तीव्र गति से शुद्ध परिणाम देते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल दोनों की तरह के कंप्यूटर का कार्य करने में सक्षम होते हैं। चलिए किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक यहाँ पे जिस तरीके से क्वेश्चन बना था लोअर मेंस में, यूपी लोअर मेंस में 2021 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, का आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है
1830 के दशक में इन्होंने एनालिटिकल इंजन को विकसित किया था, जिसे आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर का अग्रदूत कहा जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया? पहली पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में निर्वात यानी वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। तो ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब पहली पीढ़ी के बारे में देख लेते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में बात करें तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 में एनिएक नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुआ। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लक्षण की बात करें तो इसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया। यह पंच कार्ड पर आधारित था और स्टोर के लिए चुंबकीय ड्रम का इसमें प्रयोग किया गया था। ठीक है, स्टोर के लिए, डेटा स्टोर के लिए किसका प्रयोग किया गया? चुंबकीय ड्रम का इस्तेमाल किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? ठीक है, तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी ये बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। ठीक है, पहली पीढ़ी जो थी वो निर्वात ट्यूब पर आधारित थी, दूसरी पीढ़ी जो थी वो ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। दूसरी पीढ़ी में निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया और यह सस्ता और बिजली कम खपत करता था तथा वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अधिक विश्वसनीय और तेज था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये 2019 का पेपर है और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान की बात करेंगे तो ये पुणे में पड़ता है। तो यहाँ डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्युष जो है भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। इस सुपर कंप्यूटर की हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्षमता जो है 6.8 पेटा फ्लॉप्स है, जो मात्र 1 सेकंड में कई अरब गणनाएं कर सकता है। और अभी अगर हम वर्तमान में देखें तो भारत का सबसे जो तेज नवंबर 2025-26 तक अगर हम देखें तो सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? तो एरावत नाम है। ठीक है, एरावत जो नाम है और ये कहाँ पर स्थापित है? तो सीडैक संस्थान में स्थापित है। ये कहाँ पड़ता है? तो पुणे में ही है। तो यहीं पर इसकी स्थापना की गई है, जिसका नाम क्या है? एरावत है। सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो अगर हम टॉप 500 का सुपर कंप्यूटर की सूची में इसका स्थान देखें तो इसका स्थान 188वां स्थान है। कितना है? 188वां स्थान पर यह आता है पूरे विश्व में, और जो है सबसे तेज सिस्टम के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार इसका अगर हम बात करेंगे एरावत, तो ये अगर इस समय पूछा जाएगा वर्तमान में तो एरावत नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? ये 2019 में पेपर पूछा गया था। उस समय जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था प्रत्यूष। तो आंसर डी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में ऊपर बात हो गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन इच्छा अनुसार डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है? तो कौन करेगा इनमें से? टाइपराइटर तो करेगा नहीं, टाइप भी नहीं करेगा, मॉनिटर भी नहीं करेगा। कौन करेगा? कंप्यूटर करेगा, जो कि स्टोर भी कर सकता है, प्रोसेस भी कर सकता है और पुनः जो है प्राप्त भी कर सकता है। अब कंप्यूटर के बारे में, वह डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखता है। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइसेस का उपयोग करके डेटा को संरक्षित करता है, प्रोसेसर के माध्यम से डेटा को प्रोसेस करता है और जब भी आवश्यक हो डेटा को पुनः प्राप्त करने में भी सक्षम है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन बने। तीसरी बार है क्वेश्चन कंप्यूटर का जनक जो पूछा गया, कौन है जनक? तो उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था? ठीक है, कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था? तो किसने प्रयास किया था? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या फिर आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया या फिर नन ऑफ दी अबव? इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी थी जो पहले प्रयास किया गया? तो वो थी आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय में जॉन विंसेंट एटनासॉफ और उनके छात्र क्लिपबोर्ड के बेरी के द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जिसे एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर यानी कि ABC कंप्यूटर कहा गया, और यह 1937 से 1942 के बीच बनाया गया। यह पहला प्रयास था जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल था और बाद में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास में इसका योगदान जो है ऐतिहासिक साबित हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आया था मिलान करने के लिए। ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 इस तरीके से मिलान करना था कि AGC जो है यानी कि अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, और इधर दिया था कि कितने डेटा स्टोर कर सकता है, या फिर ये इसका वजन और आयतन और फुट इस तरीके से पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर उच्च क्षमता भंडारण का उपयोग कर सकता है। इसमें कौन सी चीज़ ऐसा था
जो करता था, ठीक है। एजीसी अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर के बारे में बातें इसमें पूछी गई थी। तो एजीसी की अगर बात करें यहाँ पे मिलान करने के लिए, तो यहाँ पे अगर हम सही मिलान की बात करते हैं, ये इस तरीके से क्वेश्चन बना था, तो आपको इस लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है। सही मिलान की बात करेंगे तो देखिए, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर जो है ये क्या कर सकता है, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर जो था एजीसी इसको कहते हैं, एजीसी। तो एजीसी जो था इसका वजन 70 पाउंड और आयतन इसका लगभग 1 घन फुट था। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की भंडारण क्षमता कितनी थी, तो 64 KB डेटा स्टोर कर सकता है। इसके बाद अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर जो था इसकी प्रसंस्करण शक्ति यानी प्रोसेसिंग जो पावर थी वो कितनी, तो आधुनिक मानकों की तुलना में बहुत सीमित प्रोसेसिंग पावर थी, जिसे बिट्स और क्लॉक स्पीड में मापा जाता था। इसके बाद जो सी ऑप्शन है वो आधुनिक लैपटॉप के बारे में बातें बताई गई थी कि माइक्रो प्रोसेसर उच्च क्षमता स्टोर का उपयोग करता है और कार्यालय कार्य, गेमिंग आदि जैसे सामान्य प्रयोजन के लिए कंप्यूटिंग कार्यों के लिए जो है सक्षम है। तो ये था आधुनिक लैपटॉप के बारे में। तो इस प्रकार मिलान करने को आया था, ठीक है। तो आप यहाँ इस लेवल तक तैयारी करके रहिएगा। चलिए, डिजिटल रूप में सूचना स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, यानी कि व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो पाठ्य पुस्तक तो होगा नहीं जिसमें डिजिटल रूप में स्टोर कर सकें, टाइपराइटर तो टाइप करता है, व्हाइट बोर्ड तो होगा नहीं, तो लैपटॉप ही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। डी पार्ट बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, प्राइमरी पर्पज ऑफ द कंप्यूटर, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द कंप्यूटर, ये बताना था, ठीक है। तो ड्राइंग और डिजाइनिंग करना क्या प्राइमरी उद्देश्य मतलब प्राथमिक उद्देश्य है क्या कंप्यूटर का, या इंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन करना, या फिर गेमिंग करना, या फिर डेटा का स्टोरेज प्रसंस्करण पुनर्प्राप्ति यानी कि स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा। तो ये इसका मेन पर्पज होता है जो कि डी ऑप्शन में दिया गया था, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, बाकी सारे काम तो हो ही सकते हैं लेकिन सबसे मेन जो है वो क्या है, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य है जानकारी यानी कि डेटा को स्टोर करना, उसको प्रोसेसिंग करना यानी प्रसंस्करण करना, और पुनः प्राप्त करना मतलब रिट्रीवल करना होता है। अगला क्वेश्चन भी मिलान करने के आया था, कंप्यूटर की पीढ़ी और उससे संबंधित प्रौद्योगिकी से यानी टेक्नोलॉजी से जनरेशन और उसकी टेक्नोलॉजी में कौन सी प्रयोग किया गया, इस तरीके से मिलान करने का आया था। और ये किसमें पूछा गया था, यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ के पेपर में 2025 में। तो मिलान करते हैं, इसमें सही मिलान अगर हम देखें तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी में एकीकृत सर्किट का, और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर चिप्स का इस्तेमाल किया गया। तो इस प्रकार ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्या का उत्तर गिनती करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बना था। तो किस प्रकार के कंप्यूटर में काम होता है जो पूछा गया है, तो वो होता है डिजिटल प्रकार के कंप्यूटर में। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, जो बाइनरी डिजिट प्रणाली है मतलब कि बाइनरी नंबर सिस्टम है जैसे 0 और 1, इसका उपयोग करके डेटा का प्रतिनिधित्व और प्रक्रिया करते हैं, वह गणना और लॉजिकल ऑपरेशंस का प्रयोग करके समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं। जबकि एनालॉग कंप्यूटर निरंतर डेटा को मापने और प्रक्रिया करने के लिए उपयोग किए जाते हैं और वह वोल्टेज और अन्य निरंतर मानों का उपयोग करते हैं। चलिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या थी, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल करने वाली मुख्य जो मेन मेमोरी डिवाइस थी उसका नाम क्या था, तो पहली पीढ़ी मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो था वो था चुंबकीय ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम में दो मुख्य घटक क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में जो दो मुख्य घटक है वो एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। तो यही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, ठीक है। हार्डवेयर जो जैसे कि हम छू सकते हैं जिन्हें, जैसे कि सीपीयू है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है। सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम्स होता है उन्हें कहते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउजर है, ड्राइवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना था, व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट इन कंप्यूटर हिस्ट्री टू प्लेस इन 1981, मतलब 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी, इनमें से बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से जो घटना घटी थी उसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 1981 में IBM PC का परिचय दिया गया, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ IBM PC, जो IBM PC बनी उसका परिचय हुआ 1981 के अंतर्गत। तो डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। IBM के द्वारा अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर पेश किया गया जिसका नाम था IBM PC 5150, ठीक है। और ये 1981 में कंप्यूटर इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटी। यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह पर्सनल कंप्यूटर क्रांति का शुरुआत का प्रतीक यहीं से बना था।
और IBM जो है एक प्रतिष्ठित कंपनी थी, उसके प्रवेश ने पीसी मार्केट की वैधता दी। इस पीसी में इंटेल का 8088 प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट का MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ था। इसके बाद IBM कंपेटेबल पीसीज का एक विशाल बाजार बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन आया था बाइनरी संख्या ये इतना है, इसका दशमलव तुल्य समतुल्य क्या होगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर था बी ऑप्शन। अब बाइनरी जो डेसिमल नंबर होता है, इसको बाइनरी संख्या से डेसिमल में बदलना आपको आना चाहिए। इसके लिए आप सीख लीजिए, जो बाइनरी अंक होता है उसको इधर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, बाइनरी अंक लिखिए, फिर इधर से क्या शुरुआत करेंगे, एक गुणे जो मतलब ये जैसे बाइनरी अंक है, तो एक में क्या करेंगे 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे गुणा करना। ठीक है, और जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे, तो 2 की पावर 0 अगर उसमें गुणा करते हैं तो 1 आता है। इसके बाद फिर 1 है, तो इस साइड से शुरू करेंगे इसे। अब यहाँ पे कितना गुणा करेंगे, 1 में 2 की पावर 1 से, तो 2 की पावर 1 2, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा। फिर 1 है, तो 1 में फिर हम क्या 2 की पावर 2 से गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगला जो इसमें है 1 ही है, तो 1 में हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, अगला जो है वो क्या है 0। अब 0 में हम 2 की पावर 4 गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब 0 में जो भी गुणा करेंगे वो 0 आएगा। फिर ये भी 0 है, तो यहाँ पर भी 0 में 0 हो जाएगा। ये 0 है, तो 2 की पावर 6 इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब एक एक बढ़ाते जाएंगे, उसकी पावर में गुणा करते चले जाएंगे। और इस प्रकार ये 0 है, तो 2 की पावर 7 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर 2 की पावर 8 इसमें गुणा होगा, इसमें 2 की पावर 9 गुणा होगा, इसमें 2 की पावर 10 गुणा होगा। अब इस प्रकार ये जो हो जाएगा, अब ये मान जो आएगा इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे लास्ट में। ठीक है, देखिए इस तरीके से जोड़ा गया यहाँ पे, ये 0 0 0 0, 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 8 तो 256 हो जाता है, 2 की पावर 9 तो 512 हो जाता है, 2 की पावर 10 तो यहाँ पे 1024 हो जाता है। और ये 8 है, ये 0 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1। अब इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 1807 आ जाएगा। इस प्रकार हमें बाइनरी को डेसिमल में बदलते हैं। अगला प्रश्न फिर है बाइनरी नंबर 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, इस तरीके से कर सकते हैं। शुरुआत इधर से करेंगे, तो 1 है, तो 1 में 2 की पावर 0 गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे। एक फिर है यहाँ पे, तो 1 में 2 की पावर 1 गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे 0 है, तो 0 इंटू 2 की पावर 2 होगा। फिर यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू 2 की पावर 3 होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे 2 की पावर 0 तो 1, तो 1 कम 1 प्लस 2 ये वाला आ जाएगा। ये 0 में 0 गुणा तो कैंसिल 0 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 2 10 11 हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार निकल आएगा। ठीक है, चलिए कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है, अगला प्रश्न था। तो कंप्यूटर में डेटा जो भंडारण होता है, मतलब कि स्टोर किस प्रकार का होता है, क्वेश्चन बना था। तो बाइनरी रूप में होता है। ठीक है, 0 और 1 के रूप में भंडारण होता है, स्टोरेज होता है। तो आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, क्वेश्चन आया था 2019 में। तो उनका नाम था डगलस एंगलबर्ट, इन्होंने माउस का आविष्कार किया था। ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कब किया था, 1960 में किया था। ठीक है, परंतु इसका पेटेंट इनके द्वारा 17 नवंबर 1970 को करवाया गया। माउस का पहली बार प्रयोग सन 1973 में जेरोक्स अल्टो कंप्यूटर सिस्टम के साथ किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्विआधारी संख्या यानी बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम इतना होगा। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आप पहले डेसिमल वैल्यू बदलेंगे, फिर उस हिसाब से आप जान पाएंगे। तो जैसे बाइनरी वैल्यू अगर आपको जोड़ना है तो किस प्रकार जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार जोड़ के दिखाया गया है कि 1 1 है तो ये 0 हो जाएगा, 0 0 है तो ये आपका 1 हो जाएगा, 1 1 तो 0, 0 0 है तो ये 1 हो जाएगा, 1 0 1 1 0 जुड़ेगा तो 1, और 1 से 1। इस प्रकार आपका ये आ जाएगा डेसिमल, या फिर डेसिमल वैल्यू बनाइए और फिर उसको जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आप इसको जब जोड़ेंगे तो ये आपको आंसर सही प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी जो नंबर है तो इसका परिणाम जो है ये देगा। प्रश्न में सभी संख्याएं द्विआधारी संख्या प्रणाली में है। तो बाइनरी में अगर आप यहाँ पे बी ऑप्शन लेते हैं तो घटाते कैसे हैं, तो जैसे 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 1 होगा, 0 और 1 में घटेगा तो 1 हो जाएगा, 1 और 0 में 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों 0 होगा, क्योंकि ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 0 है, 1 में से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 यहाँ चला गया तो यहाँ 0 हो गया, तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 है तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो 1 में 0 में से 1 आएगा तो फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बचेगा तो 0 से एज इट इज उतर जाएगा और ये 1 हो जाएगा। या फिर इसको बदलिए डेसिमल में दोनों को, इसके बाद घटा लीजिए और वो फिर जहाँ पे मैच हो जाएगा वहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको बदलते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी संख्या का उदाहरण, तो बाइनरी संख्या सिर्फ 0 और 1 से मिलकर बनता है। अगर हम देखें तो इसमें ए ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बाइनरी संख्या दशमलव संख्या 143 के समतुल्य है।
अभी अगर ये 147 नंबर दिया, इसको बाइनरी नंबर में बदलना, कैसे बदलेंगे तो इसके लिए भी देख लेते हैं। अब जो अंक दिया गया है, जैसे 147 को बदलना, तो 147 को क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 तियां 6, तो एक यहाँ पे शेष आया, 2 तियां 6 हो जाएगा, ठीक है। एक बचेगा तो एक शेष फल को यहाँ लिख देंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तियां 6, 2 छक 12, तो एक बच जाएगा यहाँ पे, या एक डिवाइड यहाँ पे इसका शेष फल लिख देंगे। फिर इसके बाद 2 से डिवाइड करें, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, यानी पूरा कर गया तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 2 से 2 9 18, 0 बचेगा शेष फल। फिर 2 से 2 चौके 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, एक शेष फल। मतलब जो अब 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, तो जो जितनी बार जाएगा वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2 से फिर डिवाइड करेंगे, तो मतलब जब तक कि आपका वैल्यू 0 और या 1 ना आ जाए तब तक आपको रखना है। इसके बाद फिर यहीं से उठा के इस तरीके से आपको लिख देना, ठीक है। यहाँ से शुरुआत करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, फिर इसके बाद ये वाला 0 आ जाएगा, फिर ये वाला 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद 0 आ जाएगा, फिर 0, फिर 1, फिर 1, तो ये आपका बाइनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसे निकाला जाता है। अगला प्रश्न, बाइनरी संख्या प्रणाली को क्या कह सकते हैं, तो उसको बेस 2 नंबर सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि 2 ही अंक होता है, 0 और 1, तो ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट है। और बाइनरी अंक को बिट भी कहा जाता है, प्रत्येक बाइनरी अंक को बिट कहा जाता है। कंप्यूटर अथवा मशीन सिर्फ इन्हीं अंकों को समझता है। बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों का सही संख्या क्या है, सही संख्या क्या होगा इसमें, इसमें हो जाएगा 2, आंसर यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन हो जाएगा, 0 और 1। बाइनरी नंबर में 0 और 1 ही होता है, 2 ही होता है। चलिए, सभी 26 अक्षरों, 10 प्रतीकों और 10 संख्याओं को एनकोड करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होती है, तो सभी 26 अक्षरों, 10 प्रतीक और 10 संख्याओं को एनकोड करने के लिए हमें टोटल 6 बिट की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे ए पार्ट राइट है, ठीक है। कुल आइटमों को एनकोड करने के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या निकालने के लिए एन की वैल्यू पता करते हैं। 2 की पावर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, कुल आइटमों की संख्या दिया गया है। कुल आइटम कितने, 26 अक्षर, 10 प्रतीक और 10 संख्या, यानी कि 26 + 10 + 10 यानी कि 46। तो 2 की पावर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 46, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 बराबर 46। यहाँ पे n बराबर कितना है, 6 है, ठीक है। तो यह हो जाएगा 64 इज ग्रेटर देन 46, तो यानी कि इसलिए क्या हो जाएगा, 6 बिट की आवश्यकता यहाँ पे होगी, ठीक है। हमें मतलब कि जैसे 46 आया तो इससे बड़ा 2 की पावर n होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 32 आ जाएगा। तो 32 क्या है, 46 से कम है, 46 ज़्यादा है, तो इसलिए हमें 2 की पावर 6 की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हमारा मान कितना जाएगा, 64 आ जाएगा। तो 46 से ज़्यादा हो जाएगा, तभी हम स्टोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये लिया गया, तो 2 यहाँ पे 6 बिट की ज़रूरत होगी। इस प्रकार आप ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, डी मॉर्गन का जो सेकेंड थ्योरम कहता है कि एक नैंड गेट एक बबल्ड गेट के तुल्य होता है। कौन से गेट के तुल्य होता है, तो इसको याद रखिएगा, और गेट के तुल्य होता है। यहाँ पे इस प्रकार क्वेश्चन बना था, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार दिया गया है इस प्लेन। डी मॉर्गन का द्वितीय प्रमेय कहता है कि एक नैंड गेट एक बबल्ड और गेट के समतुल्य है। अतः प्रमेय के अनुसार इस तरीके से हो जाएगा, जबकि डी मॉर्गन का पहला प्रमेय कहता है कि एक नॉर गेट एक बबल एंड गेट के बराबर है, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संख्या का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक क्या है इनमें से। अब इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, जो ये दिया गया है, यानी कि ये जो संख्या दी गई है, ठीक है। तो इसमें आप अगर आप देखें तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 है, हो जाएगा। जहाँ पे 0 वहाँ पे 1 हो जाएगा, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 0, इस तरीके से ऐसे बदल जाएगा, ठीक है। 1 0 1 1 0 0 0, यहाँ पे 1 1 1। तो ये आपका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट पूरक हो जाएगा, जो कि ए पार्ट में बिल्कुल सही दिखा रहा है, तो ए पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, बाइनरी संख्या में फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 0 और 1 को 0 और 0 को 1 और 1 को 0 कर देते हैं। सेकंड कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में 1 जोड़ा जाता है, ठीक है। तो उस प्रकार हमें सेकंड कॉम्प्लीमेंट नंबर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मूल संगणना इकाई को क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी कि द बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू इज नोन एज, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो उसको कहा जाता है कोर। क्या कहा जाता है, कोर कहा जाता है। तो ए पार्ट बिल्कुल राइट है, ठीक है। कोर जो है सीपीयू की मूल संगणना इकाई को संदर्भित करता है। एक कोर में उन सभी घटकों का समावेश होता है जो निर्देशों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक है, जैसे अंकगणितीय और तार्किक यूनिट यानी कि एएलयू, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट।
आधुनिक सीपीयू में अक्सर कई कोर होते हैं जिससे वो मल्टीटास्किंग को उच्च प्रदर्शन सक्षम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है तो इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि व्हेन ए प्रोसेस इज इन द रेडी स्टेट व्हाट डज इट मीन, मतलब कि जब कोई प्रक्रिया है या कोई प्रोसेस है और जब रेडी अवस्था में होती है तो उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा कि द प्रोसेस इज रेडी टू एग्जीक्यूट बट इज वेटिंग फॉर द सीपीयू टू बी एलोकेटेड। ठीक है, एलोकेटेड यानी कि प्रक्रिया निष्पादित यानी प्रक्रिया प्रोसेस होने के लिए रेडी है लेकिन सीपीयू आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रही है, तो उसको कहते हैं रेडी स्टेट। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसके लिए बिल्कुल राइट है। ठीक है, किसी भी प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस का जीवन काल विभिन्न स्टेट से होकर गुजरता है, उनमें से एक है रेडी की स्थिति। जब कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है तो इसका अर्थ होता है कि वह प्रक्रिया पूरी तरीके से तैयार और सीपीयू पर चलने के लिए उसके पास आवश्यक रिसोर्सेस हैं, लेकिन उसे अभी सीपीयू नहीं मिला है, वो बस सीपीयू के उपलब्ध होने का इंतजार कर रही है। इस स्थिति में प्रक्रिया रेडी क्यू में होती है और जैसे सीपीयू खाली होता है वो शेड्यूलर से सीपीयू पर निष्पादित करने के लिए भेज देता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का होगा, सॉरी यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट इज द मेमोरी डेटा रजिस्टर, यानी एमडीआर क्या रखता है। ठीक है, होल्ड मतलब क्या होल्ड रखता है एमडीआर। तो एमडीआर जो है यानी कि मेमोरी डेटा रजिस्टर जो है ये एक मेमोरी में स्टोर्ड या पुनर्प्राप्त किया जा रहा मान को रखता है। अ वैल्यू बीइंग स्टोर्ड टू और रिट्रीव्ड फ्रॉम मेमोरी। तो आंसर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, मेमोरी डेटा रजिस्टर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक घटक है जो मेमोरी से डेटा को प्राप्त करने या उसमें डेटा को लिखने के दौरान अस्थायी रूप से उस डेटा को रखता है। जब सीपीयू मेमोरी को कोई डेटा पढ़ता है या उसमें लिखता है तो वो डेटा पहले एमडीआर में रखा जाता है। यह डेटाबेस के माध्यम से मेमोरी और सीपीयू के बीच ट्रांसफर होता है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। ठीक है, और ये पहला चैप्टर था जिसमें हमने परिचय देखा। दूसरा जो चैप्टर होगा उसमें हम देखेंगे इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास, परिचय और अनुप्रयोग से पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।